मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी ओपी गुप्ता सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 51, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव। मैंने आपको बताया था यूरिया ऑटोक्लेव एक पीएफआर रिएक्टर होता है जिसमें रिएक्शन होती है, लिक्विड फार्म में अमोनिया जाती है और CO2 जो है वो हमारी गैस फार्म में होती है। लिक्विड फार्म में अमोनिया जो होती है उसको एज ए मोटिव फ्लूइड ऑफ इजेक्टर यूज करते हैं और इजेक्टर में प्रोसेस फ्लूइड के तौर पे जो ब्रेक्ड हमारा डिकम्पोज कार्बोनेट होता है HV सेक्शन का स्टेपर का बेसिकली स्टेपर का उसको हम ले जाते हैं किस में, रिएक्टर में। ठीक, तो ये कहानी है यूरिया ऑटोक्लेव की। तो इसमें टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 180 ATM प्रेशर रहता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना, 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर रहता है और 180 डिग्री सेंटीग्रेड 180 जो है इतने kg प्रेशर रहता है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इससे मिलता जुलता ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन है 190 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ATM। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन इज ए कैसा फर्टिलाइजर है, एक मिक्स फर्टिलाइजर है, स्टेट फर्टिलाइजर है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, या इनमें से नॉट ए फर्टिलाइजर इज इन एक्सप्लोजन। देखिए अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की तो इसका फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्रेट। इसके ऊपर हम कोटिंग कर लेते हैं कैल्शियम लाइमस्टोन की यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, तो पूरे को बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। 27 से लेकर 27% तक इसमें नाइट्रोजन होता है। और देखिए आंसर इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है और इसमें ना तो हाइड्रोजन है और वो ना तो इसमें फास्फोरस है और ना इसमें पोटास है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, सिर्फ नाइट्रोजन है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, हमने ऊपर से कैल्शियम लगाया है, हालांकि कैल्शियम जो है वो हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है, बट यहाँ पर कैल्शियम का पर्पज़ जो है वो न्यूट्रिशन देना नहीं है, इसलिए हमें उससे मतलब नहीं। ये सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया कि ऐसे फर्टिलाइजर जो सिर्फ एक न्यूट्रिएंट या तो नाइट्रोजन या को फास्फोरस या तो पोटास देते हैं उनको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहते हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन देने वाले अमोनियम सल्फेट, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जो हमें सोडाइस प्रोसेस से मदर लेकर मिलता है उसी को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। उसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारा यूरिया की तरह काम करता है, वो मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर काम करता है और बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। 20 से 25% निकालोगे जो अब NH4Cl को, तो उसमें जितना भी कार्बन है मतलब नाइट्रोजन है वो आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही यूरिया हमारा जो है वो नाइट्रोजन देता है। तो इसी प्रकार से कैन ये भी जो है एक हमारा जो है स्टेट फर्टिलाइजर है और सिर्फ नाइट्रोजन देने वाला है। फास्फोरस में एग्जाम्पल SSP और TSP है और पोटास देने वाले KCl पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फर्टिलाइजर। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में दो कम से कम दो न्यूट्रिएंट जो होते हैं कंबाइंड फार्म में होते हैं, जैसे कि DAP डाई अमोनियम फास्फेट, MAP है ना, डाई अमोनियम फास्फेट क्या होता है, अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट ये फार्मूला है। MAP H2PO4 ये MAP मोनोअमोनियम फास्फेट। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के। NPK में क्या होता है कि दो या दो से अधिक फर्टिलाइजर होते हैं उनको आपस में सिंपली फिजिकली मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है स्टेट फर्टिलाइजर। बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस। आपको मालूम है कि जब अमोनियम कार्बोनेट का डिहाइड्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, यूरिया बनती है। कैसे,
NH4 CO CO नहीं NHCOO एंड दिस इज द अमोनियम कार्बामेट। ये ब्रेक हो जाता है तो देता है यूरिया NH2CO NH2। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, क्योंकि यहाँ से वाटर निकल जाता है इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और -6.3 किलो कैलोरी एंड रिएक्शन कैसे एंडोथर्मिक है। बात समझ में आ गई। यूरिया को हम ऐसे भी लिखते हैं C, इधर NH2 लगा दो, NH2 और CO डबल बॉन्ड O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया जो पूछ रहे थे ना आप। तो यूरिया का फॉर्मूला इजी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पहचानिए इनमें से कौन सा जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो यूरिया का है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट के बाद मुझे क्या मिलता है, यूरिया मिलता है। ये भैया यूरिया है और ये जो है अमोनियम कार्बामेट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 54 देखते हैं। कह रहा है कि लोअर टेम्परेचर एंड लार्ज एक्सेस अमोनिया इन यूरिया मेल्ट। टेम्परेचर कैसा हो, कम हो, और अमोनिया जो है वो एक्सेस में हो, तो ऐसा करने से कह रहा है कि बायोरेट का फार्मेशन इंक्रीज हो जाता है, बायोरेट का फार्मेशन घट जाता है। तीसरा ऑप्शन है अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल रहता है और डज नॉट अफेक्ट बायोरेट फार्मेशन। टेम्परेचर का कम होना और एक्सेस अमोनिया का होना, इससे बायोरेट फार्मेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, हमें इस बात को समझना है। ठीक, तो बायोरेट फार्मेशन होता कैसे है इसको मुझे समझना है। पहले इसकी थ्योरी तो समझ लो कि 132 समथिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट है यूरिया का। अगर हम यूरिया को इसके ऊपर टेम्परेचर ले जाते हैं 136 डिग्री टेम्परेचर पर, जब हम फाइनली हाईली कंसनट्रेटेड यूरिया सोल्यूशन 99.97% कंसनट्रेशन का यूरिया सोल्यूशन को हम पेलेंट आवर में हम भेजते हैं, फीडिंग करते हैं पेलिंग बकेट में, तो उस समय इसका टेम्परेचर 136 होता है और प्रेशर समथिंग 14 kg ऐसा प्रेशर रहता है कि जिस हाइट पर मुझे पहुंचाना है उस हिसाब से प्रेशर मेंटेन करते हैं। पेलेंट आवर की हाइट 90 से लेकर 100 जो है मीटर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अब मुझे क्या करना है कि यूरिया को वहाँ भेजना है, टेम्परेचर 136। तो इससे अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर मैंने क्या बोला, ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है मेरे मित्रों कि एक यूरिया का मॉलिक्यूल अमोनिया में और साइनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो साइनिक एसिड फिर यूरिया के मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और बायोयूरेट बनाता है। ठीक, ये बायोयूरेट फिर साइनिक से रिएक्शन करता है और ट्राईयूरेट भी बना सकता है। तो जो बायोयूरेट और ट्राईयूरेट जो बने, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारी क्रॉप्स हैं उनके लिए एज ए क्या बोलते हैं, जो बायोयूरेट बनता है तो वो हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं है ना। उनके लिए एक तरीके से उनको ख़राब करता है, एटमॉस्फेयर को भी ख़राब करता है। कोई अगर पेड़ पौधों को कोई जानवर खा लेता है तो जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो प्लांट हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं इससे। तो इसलिए इसका परसेंटेज 1% ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। ठीक, 1% से कम होना चाहिए, अदरवाइज FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नॉर्म जो है इसको रिएक्ट मटेरियल में काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर 136 से ज़्यादा जाएगा, जब ज़्यादा जाएगा तो बायोट बनेगा, और लिखा है लोअर टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, जो हमारा बायोट फार्मेशन है वो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज बायोट फार्मेशन। एक रिएक्शन का रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए, तो रिएक्शन को लिख लो भैया, इसमें कौन सी रिएक्शन है देखो। 1 मोल अगर हम यूरिया ले लें, NH2CO NH2 ले लें, ठीक, तो यहाँ से
अमोनिया बन जाता है और साथ में बन जाता है सियानिक एसिड। सियानिक एसिड होता है HCNO, ठीक, SCNO काउंट कर लो, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, एक CO, राइट, ठीक। अब ये बन गया क्या, सियानिक एसिड। सियानिक एसिड, ये सियानिक एसिड दोबारा से यूरिया से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है और यहाँ बनाता है बाईयूरेट। बाईयूरेट में क्या फॉर्मूला होता है, NH2CO, NH, फिर CO और NH2, इससे बोलते हैं बाईयूरेट। इसी को हमें रोकना है, ये फार्म ना हो पाए। ये कब फार्म होता है, जब टेम्परेचर 136 से ऊपर जाता है, ठीक। तो ये सब कंडीशन है इसकी। हमें इसको बनने के लिए रोकना है, हमें क्या करना है, सियानिक एसिड बनने के लिए रोकना है। तो अमोनिया की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ये प्रोसेस बैक हो जाएगी, ठीक। तो लिखा है लार्ज एक्सेस अमोनिया, अमोनिया एक्सेस होगी तो हमारा बायोट कम बनेगा, बैक हो जाएगी प्रोसेस, और टेम्परेचर कम होना चाहिए, समझ गए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आप लॉजिकली चीज़ों को समझ गए होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर 136 से जब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर मोर देन 136 बराबर, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, इसमें और ऐड करूँ कि अगर बाईयूरेट एक बार फिर यूरिया के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है तो ट्राईयूरेट भी बना लेती है, ठीक। ये सब रिएक्टर में होता है और टाइम डिले जो है होता है, प्रोसेस में इतना टाइम डिले ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या है, उसकी वजह से ये बायोट बनता है। क्लियर। तो इसमें मैं इतना ही बताना था। क्वेश्चन 55 देखिए, विद इंक्रीज इन प्रेशर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। देखो, अमोनियम कार्बोनेट जो होता है, दो रिएक्शन होते हैं। पहली जो रिएक्शन होती है मेरे प्यारे मित्रों, वो होती है अमोनिया CO2 मिलके अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। दूसरी रिएक्शन जो होती है, अब अमोनियम कार्बोनेट जो होता है वो दोबारा से कन्वर्ट होता है यूरिया में, तो 33% कन्वर्जन मिलता है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम जो कन्वर्जन है वो हमें रिएक्टर में मिल जाता है। अब मुझे फिर अमोनियम कार्बोनेट को ब्रेक करना है, तो स्टॉपर में हम अमोनियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं, ठीक। जो अमोनियम कार्बोनेट है, स्टॉपर कैसे काम करता है, अगर हम बात करें एब्जॉर्बर की, एब्जॉर्बर में फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। और स्टॉपर में देखो बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, मैं मास्टर आंसर से पढ़ा रहा हूँ आपको। स्टॉपर में इसका उल्टा होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक। ये स्टेबल कंडीशन है। मतलब अगर आपको अमोनियम कार्बोनेट को बहुत ज़्यादा रेट उसका बढ़ाना है डिकम्पोजिशन का, तो आपको ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। बात समझ गई, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंक्रीज इन प्रेशर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया। हम बात कर रहे हैं रिएक्टर की, ठीक। ये जो सेंस जो कह रहा है वो रिएक्टर के लिए कह रहा है, और रिएक्टर में ओवरऑल जो रिएक्शन होती है, और इसके ओवरऑल रिएक्शन होने के बाद बनता है यूरिया। तो जितना प्रेशर ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है रिएक्टर के लिए। तो वहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है ये वाली, ठीक। अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो डेफिनेटली हमारा जो कन्वर्जन है, जो हम 33% मिलता है ज़्यादातर प्लांट में, वो बढ़ सकता है।
ठीक। जो हमारी हम अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कैसे इंक्रीज करेंगे, हम CO2 जो है हम कंप्रेस करते हैं 3 to 4 स्टेज में CO2 कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। नंबर 2, हम अमोनिया को कंप्रेस करते हैं, पहले हम सेंट्रल पंप पे कंप्रेस करते हैं 5 से लेकर 17 kg, 17 के 240 तक कंप्रेस रेसिप्रोकेटिंग पंप से हम कंप्रेसिंग करते हैं, डबल मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। तो हर जगह पर कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे फाइनली यूरिया की कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो हम सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए इसको बनाते हैं। हालांकि रिएक्टर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्रेशर पे ही डिपेंड करता है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बामेट इनटू यूरिया। हम इसके बारे में बात करेंगे, मगर इससे पहले मैंने बताया था आपको जे बायोट वाला। तो बायोट जो आपको मैंने समझाया कि भाई इसमें एक साइनिक एसिड बनेगा, साइनिक एसिड यूरिया से रिएक्शन करेगा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, साइनिक एसिड को आप यहाँ से कैंसिल कर दो, कर दिए। अब इनमें दो मॉलिक्यूल NH2 CONH, 2 मॉलिक्यूल यूरिया के मिल जाएं अगर, तो बना लेंगे अमोनिया प्लस बाईयूरेट। ठीक। तो कभी कभी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं बाईयूरेट, तो 2 मॉलिक्यूल। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब मैंने बोला कि प्रेशर बढ़ाएंगे अगर हम, तो कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है इनकी जो होगा। इसके पीछे बेसिस क्या है, देखो, अगर हम यूरिया रिएक्शन को हम एक बेस मान के चलें और यहाँ पे समझें कि ये सब कैसे हो रहा है, तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं। हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हम परसेंटेज कन्वर्जन ले लें यूरिया के मामले में, इधर ले लें और इधर ले लें प्रेशर। ठीक। तो ग्राफ जो कुछ इस तरीके से आता है। तो फाइनली कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन का मतलब है कि पहले अमोनिया CO2 मिलके हमारे कार्बामेट बनाए और कार्बामेट ब्रेक होके फाइनली यूरिया बनाए, इसी को तो कार्बामेट बोलते हैं। कितने CO2 अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गए, इसी तो मतलब बोलते हैं। अरे भाई, हम रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो रिएक्शन क्या है, देखो NH3 2 CO2 वो CO2 प्लस 2 NH3 इक्वस टू NH2 CO NH2, सीधा यूरिया। हम यही तो कहना चाह रहे हैं वैसे, और क्या कहना चाह रहे हैं। हम 2 मॉलिक्यूल N के हैं, 4 इसके हो गए, 3 2 6 NH2 CO NH2 प्लस वाटर। ठीक, ये ओवरऑल रिएक्शन तो यही है। तो हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें क्या डिपेंड करता है भैया, ग्राफ हमसे कहता है कि यहाँ पर प्रेशर ले लिया हमने 150 atm/kg, 200 250 300, ये प्रेशर है, ये रिएक्टर है, रिएक्टर का प्रेशर है, ऑटोक्लेव का प्रेशर है। अगर हम यहाँ पर अमोनिया और CO2 का रेशियो इस रिएक्शन से 2/1 ना रखें, हम 5/1 रखें, ठीक, 5/1 रखें, तो ऐसी कंडीशन पे यह कर्व ऐसा आता है। और कन्वर्जन जो है 40-50, समझ गया। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसको बढ़ाएं ऊपर, तो ये वाला पॉइंट अप्रॉक्स हमें 33% हमें कन्वर्जन यहाँ से मिल जाता है। ठीक। तो इस तरीके से कह सकते हैं, अगर हम प्रेशर हाई रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है, और इससे क्या होगा, बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे। अच्छा, बेसिक बात क्या है, हम प्रेशर हाई किस बेसिस पर रखते हैं, हम प्रेशर हाई रखते हैं, हमें फोकस करना है कि अमोनियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पे।
तो अमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ बन के आता है। ये ग्राफ अमोनियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के बारे में है। हम ये कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर कितना रखें हम, और उस टेम्परेचर पर डिसोसिएशन प्रेशर, हम ये रिएक्टर प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिसोसिएशन प्रेशर ऑफ अमोनियम कार्बामेट, ठीक, 0.1, 1, 10, 100 ऐसे 100, 200, ये लॉग बाई लॉग ग्राफ है। इस ग्राफ से हमें सिर्फ इतना मालूम पड़ता है कि जिस तरीके से हमें टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमें डिसोसिएशन प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर रखेंगे उतना हाई डिसोसिएशन प्रेशर रखना पड़ेगा, तब अमोनियम कार्बोनेट ब्रेक होगा। बट उस डिसोसिएशन प्रेशर को अचीव करने के लिए रिएक्टर का प्रेशर भी हमें उतना ही, उसी हिसाब से हाई रखना पड़ेगा। क्लियर बात? अगर हम ऑटोक्लेव के प्रेशर के बारे में बात करें तो ऑटोक्लेव का प्रेशर भी हम समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, टेम्परेचर 140, जो कर्व कुछ इस तरीके से आता है। टेम्परेचर 160, 180, 200, कन्वर्जन 20%, कन्वर्जन 40%, परसेंटेज कन्वर्जन है ये, परसेंटेज कन्वर्जन है। तो देखा जाता है जब हमारा टेम्परेचर 180 करीब होता है, ठीक, मतलब हम जब मान लें जब यहाँ पर जब 180 है तो 180 करीब होता है, तो उस समय कन्वर्जन में जो मैक्सिमम मिलता है और वो 33% मिलता है। समझ गए? तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे कन्वर्जन क्या होगा, बढ़ेगा। कर्व देख सकते हो, वो सॉरी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कन्वर्जन क्या होगा, मुझे मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बट एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर एक कन्वर्जन डाउन हो जाता है, कन्वर्जन जो है घटने लगता है, ठीक। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ लेनी चाहिए कैसे क्या काम करता है। क्लियर बात? तो अगर हम टेम्परेचर 175 से 180 तक रखते हैं तो जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो भी क्या होता है, डिके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वगैरह जो भी समझते हो वही कन्वर्जन है, वो क्या होता है, बढ़ता है। बट टेम्परेचर जब 180 से ज़्यादा ले जाते हो तो रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमें फाइनली हमारा डिस्कस निकला कि रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत बढ़ाना हमारे फेवर में नहीं है, प्रेशर बढ़ाना हमारे फेवर में है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया कि एन इंक्रीज इन अमोनिया CO2 रेशियो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट, ठीक। मैंने बोला कि यहाँ पर हम अमोनिया CO2 रेशियो 2/1 ना लेके हम 5/1 लेते हैं। जो यूरिया प्लांट की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक हैं, उनको मैंने पढ़ा है, और पियरे केमिकल इंजीनियरिंग की डाटा हमें बताता है कि अमोनिया CO2 का रेशियो जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है, ठीक, वो हमारे लिए अच्छा है। तो जितना अमोनिया CO2 का रेशियो रखेंगे तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली जो डिग्री ऑफ कन्वर्जन है वो इंक्रीज होगा।
तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ CO2 टू यूरिया। चाहे हम रिएक्शन कैसे 2 अमोनिया प्लस CO2 टू यूरिया, तो यहाँ पर चाहे CO2 रिएक्शन देखें अमोनिया किसी के हिसाब से देखें, डेफिनेटली कन्वर्जन क्या होगा, बढ़ेगा। हम दोनों के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जो भी लिमिटिंग फैक्टर है वो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, और लिमिटिंग तो हमारा जो अमाउंट दिया उसके हिसाब डिसाइड करते हैं। तो इंक्रीज जो भी हमने CO2 के हम इंक्रीज हो जाएगा डिग्री ऑफ कन्वर्जन, यही राइट आंसर है। अगर डिक्रीज डिग्री तो ये तो गलत है। और डिक्रीज यील्ड ऑफ यूरिया, डिक्रीज नहीं होगा भाई। डिक्रीज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मास, देखो आप देख पा रहे हो कि 3 मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं, बट वहाँ पर और भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये इससे कोई लेना देना अपना नहीं है। चलिए 57 है बायोट फॉर्मेशन इन यूरिया इज केप्ट एट मिनिमम 1% बिकॉज इट, ये बायोट को हम 1% से कम मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो है क्रॉप्स के लिए भी और टॉक्सिक होता है, और एनिमल्स उनके लिए टॉक्सिक होता है, और एनवायरमेंट के लिए भी टॉक्सिक होता है। वो 20 का राइट आंसर है। पहला ऑप्शन कह रहा है कोरोजिव इन नेचर, तो नेचर कोरोजिव है, उससे वहाँ पर कोई लेना देना नहीं। हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, तो ये कोरोजिव नेचर का नहीं है। और हेल्पफुल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। एक्सपोजर नेचर, इससे कोई मतलब नहीं। 58 क्वेश्चन कर रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। देखो सिंपल समझो इसको, स्टेप पर मुझे स्टेपिंग करनी है, वाटर को अवॉइड करना है। अगर उसमें मतलब बेसिकली हमें एवापोरेशन करना है, जो एक तरीके से एवापोरेशन ही है। हमें यहाँ पर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वाटर होगा वहाँ पर, तो उसको एवॉइड करने में दिक्कत आएगी। ज़्यादा वाटर होगा तो उसको एवॉइड करने में उतनी ज़्यादा हमें दिक्कत आने वाली है। और एक तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन भी होता है। और तो वहाँ पर क्या है कि दिक्कत जो आती है, वाटर इतना ज़्यादा होगा, उस वजह से क्या होगा, उसमें दिक्कत आएगी। और हमारा जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। बेसिकली वाटर हमें अवॉइड करना पड़ता है। वाटर ज़्यादा होगा तो एनर्जी हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी वाटर अवॉइड करने में ख़त्म हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, ये दिक्कत प्रोसेस में आएगी। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि NH2 यहाँ पर क्या है कि NH4CO NH2 कन्वर्ट किया तो यूरिया बना, है ना। तो वहाँ पर जो है इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो कोई अमाउंट नहीं दे रहे हैं, अगर तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए हम देंगे नहीं, बस वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर एनर्जी ले लेगा, जिससे ये कम अवॉइड हो पाएगा, कम ब्रेक हो पाएगा, और फाइनली डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एडवर्सली इफेक्ट यील्ड ऑफ यूरिया, यूरिया जो है इफेक्ट यील्ड जो है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन इसका कम हो जाएगा। 20 का राइट आंसर। फर्टिलाइजर प्लांट गेटिंग हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट पार्सली फ्राम कोकोवन गैस। कोकोवन गैस में हमारा में आपको 50 से लेकर 58% हाइड्रोजन होता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जो हाइड्रोजन लेता है अमोनिया बनाने के लिए? कहाँ से लेता है? कोकोवन गैस से लेता है। उसमें प्लांट है सेल, सेल का प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है राउरकेला में, जो अपने आप में नेफ्था और कोकोवन गैस से हाइड्रोजन की सप्लाई को पूरा करता है, खपत को पूरा करता है, और 450 टन पर डे हमारा अमोनिया बनाता है। यहाँ गैसिफिकेशन के लिए टॉप्सो स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस यूज की जाती है। ये राइट आंसर। सिस्टम कह रहा है थ्रू लिक्विड अमोनिया इट सेल्फ है फर्टाइल। लिक्विड हमें क्या करना है, मान लो हम अमोनियम नाइट्रेट देते हैं या फिर यूरिया देते हैं, तो नाइट्रोजन देना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लिक्विड अमोनिया डाल दें। वास्तव में कुछ ठंडी जगह होती होंगी, बर्फांस वगैरह, साइबेरिया, जहाँ भी, आई डोंट नो, तो उन सब जगहों पर क्या है कि ठंडी जगहों पर हम इसका यूज भी करते हैं वास्तव में, या फिर थोड़ी और चीज़ों मिला के यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं। बट क्या है कि हमारे यहाँ बहुत टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर 25-30 तक रहता ही है। इस टेम्परेचर पर अमोनिया डालते ही वेपर आ जाएगी, एटमॉस्फेयर ख़राब करेगी और दिक्कत होगी, इसलिए हम इंडिया में इसको नहीं करते हैं। कह रहा है कि इट इज कॉमनली नॉट यूज इन सच ए ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में इसको यूज नहीं करते हैं, क्यों है? ये पगमेंट स्मेल की स्मेल गंदी होती है। ये बात सही है, स्मेल गंदी होती है, बट स्मेल तो यूरिया की भी गंदी होती है, इससे कोई मतलब नहीं। वेपराइज एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर वेपराइज आता है, इससे हमारे ज़मीन में पड़ेगा ही नहीं, बाहर पड़ेगा, एटमॉस्फेयर को ख़राब करेगा। तो ये इसका राइट आंसर। इस टॉक्सिक एंड हाईली कोरोजिव, ठीक है, तो इससे अपने कोई मतलब नहीं, जो है हाईली कोरोजिव नहीं है, ठीक है, बट टॉक्सिक हल्की मात्रा में है। इट इज़ द शॉर्ट सप्लाई
ठीक है, सप्लाई कमी है ऐसा नहीं है। ठीक, हम बताएं आपको पूरी वर्ल्ड का 31.9% चाइना बनाता है अमोनिया को, 8.67 रसिया बनाता है और 7.5% मात्र इंडिया बनाता है। तो ये रिकॉर्ड है इसका। यूरिया को बेसिकली हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली वेपराइज हो जाता है इस टेम्परेचर पर, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर, फैलते हैं, नमस्कार।